नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास आयोजन जिला चौपाल कोरबा कल, आज और कल में। इस खास आयोजन में दरअसल हम चर्चा करते हैं जिले के विकास के अलग अलग सोपानों की। राज्य के गठन के बाद से लेकर आज तक कोरबा जिला विकास के सोपान में अपने आप को कहां पाता है, विकास की इस राह में कोरबा ने कितने कदम आज आगे बढ़ाए हैं। कल से लेकर आज तक कोरबा में जितनी भी विकास के काम हुए हैं उसमें कई सारी कड़ियां हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपस में जुड़ती रहती हैं और इन कड़ियों का जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं कड़ियों की वजह से, इन्हीं की सभी की अहम भूमिका की वजह से आज कोरबा जिला विकास की राह पर आगे लगातार बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जिले के विकास की अहम कड़ियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रशासन, अलग अलग विभाग, उद्योगपति, व्यापारी के साथ साथ कर्मचारी, यानी हर तमाम वर्ग के साथ साथ इस जिले की आम लोगों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन सब की वजह से प्रदेश में जिला एक अलग मुकाम हासिल कर पाता है। सबकी अहम भूमिका का यहाँ पे जिक्र करेंगे। सबसे ये भी कहेंगे कि कुल मिलाकर ये कहें कि इन तमाम चीज़ों की वजह से ये तमाम वो सूत्रधार हैं जिसकी वजह से विकास किसी जिले का हो पाता है और वो जिला प्रदेश में अपनी अलग मुकाम को बना पाता है। तो आज इस मंच के जरिए हम उन सभी सूत्रधारों से अलग अलग सेशंस के जरिए जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कोरबा ने विकास पथ पर अब तक क्या क्या पाया और क्या कुछ पाना अभी भी बाकी है, क्या कुछ हासिल करना अभी भी बाकी है, और उस हासिल करने की दौड़ में तमाम जो जिम्मेदार हैं वो किस तरह से लगे हुए हैं ताकि आने वाले समय में कोरबा न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी अपनी अलग पहचान बना सके। इसी मकसद से इस खास आयोजन को IBC 24 ने यहाँ पर किया है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कोरबा, बात होगी कल की, आज की और आने वाले कल की। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विश्वदीप जी की, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आज के इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर। CEO हैं जिला पंचायत के, आप मंच पर पधारें सर। मैं श्री अरविंद जी से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर पधारें, वन मंडलाधिकारी हैं। श्री अभिषेक वर्मा सर हमारे साथ में हैं, जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं। कोरबा के कानून की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण इनके कंधों के ऊपर है। आपका भी मंच पर स्वागत है। साथ ही मैं श्री SN केसरी जी से निवेदन करूंगा कि एक बार वो भी मंच पर यहाँ पर पधारें। विश्वदीप सर, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि आज हम यहाँ पर कोरबा के विकास के सोपान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि कोरबा ने आज कल से लेकर आज तक, राज्य गठन के बाद से आज तक किस तरह से विकास किए हैं और आगे क्या, कुछ तमाम चीज़ों में बात करेंगे। आप यहाँ पर चूंकि लंबे समय से काम देख रहे हैं, आप कोरबा के विकास को और कोरबा की स्थितियों को किस तरह से देखते हैं? कोरबा के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ज़िला 1998 में बना था और ये छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व का ज़िला है। और इसके बाद में ये ज़िला एक अलग तरीके का भी ज़िला है कि ये इंडस्ट्रियल भी है और ये साथ में यहाँ पर घोर वन भी हैं, वनांचल भी है और ज़िले में 5 ब्लॉक हैं। लेकिन जो ज़िले का जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है जो वो बहुत ही बड़ा ज़िला है, 6500 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग ये ज़िला है और लगभग 9 ज़िलों से लगता है। और यहाँ पर आपको जैव विविधता भी आपको देखने को मिलेगी और उसके साथ ही साथ जो अभी जो आधुनिक तकनीकें हैं, जो हमारे यहाँ पर आप आधुनिक पावर प्लांट आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप यहाँ पर आधुनिक जो कोल माइंस हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बहुत ही डाइवर्स ज़िला है। अभी तो आप जैसे जैसे इसके बारे में आगे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं एक बार सबसे ओपनिंग में स्टेटमेंट ले लूँ, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे इन सब को लेकर। श्री अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी जैसा विश्वदीप जी ने भी बताया कि कोरबा जिले में वन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदेश की में भी वनों की संपदा के संदर्भ में एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर है। कोरबा कृषि क्षेत्र के खासतौर पर बात करें, आप वनों की स्थिति को लेकर, उसके संवर्धन को लेकर या उसके संरक्षण को लेकर जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले बहुत धन्यवाद। और जैसे विश्वदीप ने भी बताया है, वो कोरबा जिला में आप अगर देखेंगे तो इधर 2 वन मंडल है, कोरबा एक है, खटगोरा एक है और टोटल एरिया पे लगभग आपको 55% जो है वो फॉरेस्ट पाया जाता है। और वैसे एक तरीका का एक वन है इधर जहाँ पे आपको बहुत सारे दुर्लभ प्रजाति का जो
वाइल्ड लाइफ है आपको इधर मिल जाती है। जैसे ये तो हाथी का रहवास क्षेत्र ही है कोरबा जिला। उसके अलावा आपको सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको जो किंग कोबरा अपना कोरबा जिला में पाया जाता है। और उसके अलावा भी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जैसे गेको हो गया या ऑटर, इस टाइप का बहुत सारे स्पीशीज़ खास तौर से कोरबा जिला में आपको मिल जाता है इधर। और इस चीज़ के लिए शासन की तरफ से अभी एक बहुत बड़ी एक कदम लिया गया है। उसमें लेमरू हाथी रिजर्व घोषणा की गई और लेमरू हाथी रिजर्व लगभग 1995 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जिसमें 1535 स्क्वायर किलोमीटर केवल कोरबा जिला में पड़ता है। तो और इस लेमरू हाथी रिजर्व के अंदर हम लोग हाथी के लिए और अन्य वन्य जीव के लिए भी बहुत सारे विकास काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे नरवा विकास योजना के तहत हम लोग उसको पानी की व्यवस्था भी करवा रहे हैं और बहुत सारे वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, जिससे हाथी और अन्य वन्य जीव को भी उपयोग में आया जा सकता है। और खास तौर से चारागाह विकास का काम करते हैं, जिससे वो हर्बीवर्स माना जाता है। जैसे हिरन वगैरह का जो वन्य जीव है उसको खाने के लिए हम बहुत सारे उसमें विकास कार्य वन के अंदर करते हैं। और वन को छोड़कर वन के बाहर अगर हम देखेंगे तो इस बार फिर से शासन की तरफ से एक मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का चालू किया गया है, जिसमें से हम लोग लगभग 1500 एकड़ का हम लोग सर्वे किया गया है। और केवल न केवल प्राइवेट हितग्राही का भूमि पे या वन से बाहर वाला जो भूमि है उसमें हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और कमर्शियल स्पीशीज़ का प्लांटेशन का बात हो रही है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, प्लांटेशन के बाद जब काटने के समय आता है इसको विभाग खुद बाईबैक भी कर लेते हैं। तो इस तरह का वन के अंदर और वन के बाहर दोनों को हम लोग पूरे कोरबा जिला में हम प्रयास कर रहे हैं, वो अच्छे हुए जी। और डिटेल में भी इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने लेमरू हाथी रिजर्व की भी बात की है और ये जब पूरी तरह से ज़मीन पर उतरेगा तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, इस पर भी बात करूंगा। अभिषेक जी, आपसे जाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि शुरुआत में विश्वदीप जी ने भी कहा कि इंडस्ट्री इस इलाके में ज़्यादा है। किसी भी ऐसे ज़िले में जहाँ पर इंडस्ट्री की मात्रा की संख्या ज़्यादा होती है, ऐसी स्थिति में आप यहाँ की पुलिसिंग को किस तरह से देखते हैं? चूंकि आप बाकी ज़िलों पे भी आपने काम किया है, यहाँ की पुलिसिंग किस तरह से बेहतर हो रही है या कितना कुछ आप लोगों ने किया है? सर्वप्रथम थैंक यू व्यास जी और आईबीसी की पूरी टीम, और हम लोगों को ये मंच दिए ताकि हम अपने ज़िले के बारे में और यहाँ के कानून व्यवस्था और इनके जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में अपना पक्ष रख सके। पहला तो ये ज़िला अपने आप में काफ़ी विभिन्नताओं से भरा हुआ है। मेनली यहाँ पे अभी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा ज़िला जो क्षेत्रफल के हिसाब से है वो कोरबा ज़िला है, और इसमें जितने वन की प्रतिशत अलग है, इसमें अगर हम देखें तो इंडस्ट्री भी काफ़ी है। उसके बाद हम माइंस में भी देखें तो सबसे बड़े बड़े माइंस जो इंडिया के हैं वो छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में ही हैं। इसके कारण से जो पुलिसिंग में जो चैलेंजेस जो आते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पे सामान्य पुलिसिंग के अलावा संपत्ति संबंधी और दूसरा जो शारीरिक जो लोगों के जो घटनाएं घटती है, उसके अलावा भी हमारे पास ये रहता है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो लगातार अपने डिमांड्स को लेके या अपनी समस्याओं को लेके ये लोग अलग अलग समय पे अपना मांग रखते रहते हैं। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमेशा बनी रहती है। 24 आवर्स हमको इसमें सजग रहना पड़ता है कि माइंस में अगर कोई दुर्घटना हो गई या किसी कंपनी में कुछ चीज़ें हो गई, वो हमारे लिए एक पार्ट रहता है कि जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को सॉल्व कर लें। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन के रहता है और बहुत सारे बाहर के लोग भी जिनका आमद होते रहता है, लोग आते जाते रहते हैं अपने काम के सिलसिले में। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है कि हम उसको किस प्रकार से एक चीज़ों में बांध के रखें ताकि हमारे ज़िले में कोई घटना भी घटे तो हम उसको समय रहते उसको सॉल्व कर सकें। अगर मैं आपको मोटा मोटी ये बताऊं तो करीब यहाँ पे 700 गांव हैं इस ज़िले में और हमारा पुलिस फोर्स करीब 1000 के आसपास है। और अगर देखें तो हमारे पास टोटल 18 थाने हैं। तो हमारे पास सारा दारोमदार रहता है कि बड़े से बड़ी घटनाओं से लेके नीचे स्तर के छोटी घटनाएं जो गांव में जो छोटी मोटी घटनाएं रहती है सभी को तत्काल निराकरण करें। उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनको तत्काल उनको रेस्पॉन्स दें और कोई भी घटना घटे उसको जितना जल्दी हो सके हम उसको सॉल्व कर लें। जी।
मैं काफ़ी बाकी जो चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में भी आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अपराधियों के बीच में खौफ भी कायम रहे और लोगों के बीच में भरोसा भी कायम कर सकें। तो ये दोनों को किस तरह से बैलेंस यहाँ पर किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। विश्वदीप सर, मैं चूंकि आपने कोरबा ज़िले की तमाम टोपोग्राफी और उसकी फिजिकल चीज़ों को बताया, अगर मैं प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करूँ तो कोरबा जो है प्रदेश के विकास में क्यों महत्वपूर्ण है? आपको क्या लगता है कि किस तरह की भूमिका? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरबा ज़िले को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी के रूप में जाना जाता है। मतलब कि ये एक तरीके से एनर्जी कैपिटल है और उसको समझने के लिए आपको कोरबा आना पड़ेगा, कोरबा देखना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पर कोरबा में आते हैं तो आपको बड़ी बड़ी चिमनियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पावर जनरेशन के ऊपर में जिस तरीके से काम हुआ है उसने वाकई में छत्तीसगढ़ की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप उसमें देखेंगे कि यहाँ पर एनटीपीसी का भी अराउंड 3600 मेगावाट का पावर प्लांट है। इसके अलावा सीएसईबी वेस्ट, सीएसईबी ईस्ट का भी पावर प्लांट है। इसके अलावा एलिप्को का पावर प्लांट है और अभी फ्यूचर में आगे भी इसको लेकर के यहाँ पर और एक्सपेंशन करने के भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई और उसके साथ ही साथ आप जब देखेंगे कि यहाँ पर SECL का बहुत बड़ा सेटअप है। इस ज़िले में 4 मेजर माइंस हैं, गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और कोरबा। और आप जब इन माइंस का प्रोडक्शन देखते हैं तो इन माइंस ने पिछले साल अराउंड 140 to 150 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया था, जो कि पूरे इंडिया में जितना कोल प्रोडक्शन हुआ था तो उसका 1/6 कोल प्रोडक्शन एक हिसाब से इस ज़िले से हुआ है। तो ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, ये पूरे देश के पावर प्लांट्स को आज यहाँ का कोयला यहाँ से जा रहा है। तो ये पूरी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो पूरी जिला प्रशासन की जो पूरी टीम भी रहती है वो इस क्रिटिकल रोल को समझती भी है और उसी के अनुसार पूरा जो हमारे PSUs हैं, जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके साथ में मिलकर जिला प्रशासन काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ऊर्जा धानी कोरबा को कहते हैं, तो ऊर्जा सिर्फ प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को कोरबा से मिल रही है, ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके एवज में मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है सर कि कोरबा तो बहुत कुछ दे रहा है प्रदेश को और देश को, इसके एवज में क्या सरकारों के जरिए, चाहे केंद्र के जरिए हो या राज्य सरकारों के जरिए, कोरबा को क्या हासिल हो रहा है? अगर कुछ उसके बारे में आप बता सकें। इसके बारे में सबसे पहले तो ये है कि जो कोरबा ज़िला है अपना, इस ज़िले में यहाँ पर इतना बड़ा एक तो सेटअप है, सभी यहाँ पर SECL का भी सेटअप है, यहाँ पर NTPC का भी सेटअप है, यहाँ पर बाल्को का भी सेटअप है, यहाँ पर और भी अन्य कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी। तो इन सभी कंपनियों का यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। तो इससे यहाँ के लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और उसके बाद में क्योंकि ये कॉमर्शियली इतना इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से इसकी अब कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो अभी ये अपना बिलासपुर से पाली, कटघोरा, अंबिकापुर, ये हाईवे पे बड़ा तेज़ी से काम हुआ है। फिर इसके बाद में ये अभी जो अपना बिलासपुर से चांपा जो हाईवे है उसका भी एक्सपेंशन का काम चल रहा है। इसके अलावा भी नया भारतमाला प्रोजेक्ट है जो कि कोरबा ज़िले से होकर जा रहा है। तो ये ज़िला इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत अब तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी जैसे कि गेवरा पिंडरा रेलवे लाइन होगी उसके भी यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो भी कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ की वजह से यहाँ पर वो भी CSR के भी अपने काम करती हैं। इसके अलावा जो रॉयल्टी मिलती है उसका एक हिस्सा भी इस ज़िले को मिलता है, जिसके तहत DMF के तहत में भी कार्य कराए जाते हैं। तो इस ज़िले को वाकई में इस विकास का बहुत फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है और वो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। तो इस प्रकार ये बहुत ही एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हुई है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से हो रहा है। अगर यहाँ पर गिव एंड टेक की सिचुएशन में कम से कम कोरबा यहाँ पर खड़ा है, इसके आगे आने वाले समय और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। वनों पर हम बात कर रहे थे अरविंद सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने कहा लेमरू हाथी परियोजना को लेकर भी, ये बहुत समय से हम इसके बारे में सुन रहे हैं। अगर आप इसके में थोड़ा सा बता भी सकें, अगर ये ज़मीन पर उतरता है तो कितना फ़ायदा होगा, और चूंकि कोरबा एक बहुत बड़ा क्षेत्र वनों का यहाँ पर है तो उस दिशा में कितना इम्पोर्टेंट ये होगा, अगर आप बता सकें। हाथी तो छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नया चीज़ नहीं है।
जैसे आप पुराना गैजेट्स जैसे बिलासपुर में गैजेट वगैरह आप खोल के देखेंगे तो उसमें भी हाथी का मेंशन है। तो हाथी जस्ट बीच में कुछ साल के लिए गायब था और वापस अपना घर वापस आ गया, उसको घर वापसी हो गया बता सकते हैं। तो पहले से इसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया भी आइडेंटिफाई हुआ है लेमरू हाथी रिजर्व, और उसमें सबसे बड़ा एरिया जो लेमरू हाथी रिजर्व का जो हिस्सा है वो कोरबा जिला में है। और इस एरिया पे हम लोग अभी सबसे पहले हाथियों के लिए उस हैबिटेट इम्प्रूवमेंट बोलते हैं हम लोग, उसका काम चालू कर दिया है। इसमें सबसे पहले हम लोग उसका पानी का जो व्यवस्था है वो नरवा विकास योजना के तहत हम लोग लगभग 51 नालों का हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। और नाला के अलावा इसमें ग्रासलैंड का जो डेवलपमेंट है, जो घास जो हाथी जो खाता है उसको हम उधर लगाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और उसके अलावा जब एक वन्य जीव को आप संरक्षण करने के लिए जाएंगे वो केवल एक वन्य जीव के लिए नहीं रहता है, उसके साथ साथ आपको वहाँ पे जो लेपर्ड्स हो गया, बालू हो गया, ये बाकी वन्य जीव के लिए भी वो साथ साथ वो एक अम्ब्रेला स्पीशीज बन जाते हैं हाथी, और हाथी के वजह से बाकी वन्य जीव को भी सुरक्षा और संरक्षण मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट, मैं इस पर आप बात करूंगा खासतौर पर पर्यटन के लिए भी, क्योंकि अगर जहां वन है वहाँ पर्यटन की भी अपार संभावना रहती है उस पर भी। अभिषेक जी, मैं जानना चाहूँगा, मेरा जो सवाल आपसे था कि चुनौती सबसे बड़ी रहती है कि किस तरह से अपराधियों में खौफ भी रहे और आम जनता में विश्वास भी कायम हो, और ये जो भरोसा कायम करने वाली बात है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको किस तरह से देखते हैं ज़िले में, खासतौर पर पुलिसिंग को लेकर और भरोसा कायम करने को लेकर क्या कुछ किया गया है? देखिए, इसमें पुलिस को दोनों तरफ से हमको काम करना रहता है कि अगर कोई अपराध हो रहा हो तो उसमें जितना जल्दी हो सके उस अपराधी को पकड़ा जाए, और उसको ताकि एक समाज में एक मैसेज जाए कि जो गलत काम करते हैं उनको तुरंत पुलिस एक एक्शन लेती है। उसके साथ साथ एक रहता है कि लोगों के जनमानस के बीच में जो एक कई बार एक दूरियां आ जाती है कि पुलिस और समाज के जो लोग हैं थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि पुलिस से ज़्यादा टच में ना रहें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हम लोग अलग अलग तरीक़ों से कोशिश करते हैं कि समाज के लोगों से हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन ज़्यादा हो और उनसे ज़्यादा चीज़ हमको पता चलता रहे। जब तक हमको जनता हमको जब तक नहीं बताएगी किसी प्रॉब्लम के बारे में या अपने क्षेत्र के बारे में, तब तक हम उस तक जड़ तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर स्कूली बच्चों से हम ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग स्कूल और कॉलेज के बच्चों से करते हैं। मोहल्लों में जो हमारा अलग अलग गांव और मोहल्ले में हमने बीट सिस्टम तैयार किया हुआ है कि हर एक कांस्टेबल के अंडर में कुछ गांव चिन्हांकित कर दिया गया है जो एक समय रहते उस गांव में जाते हैं। सभी हाट बाज़ार में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा पहुंच वहां तक जाए। वहां के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं वहां पे भी हमारे कुछ लोग जाते हैं। और ये जो पुलिस के जो नए जो तरीके आ रहे हैं या फिर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है, खासकर जैसे अभी लोगों को सबसे ज़्यादा भी होता है टेक्नोलॉजी के कारण साइबर फ्रॉड्स बहुत होते हैं, मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें किसी के पैसे निकल जाते हैं। तो हमारे सभी लोगों से ये अपील रहता है कि भाई एक तो आप अपने पासवर्ड किसी को शेयर ना करें, ATM के पिन कोड किसी को ना बताएं, और दूसरा अगर आपके साथ अगर घटना घट गई है तो तत्काल इसका जो भी नियरेस्ट आपके पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इसकी सूचना दें। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिश अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ में जो भी घटनाएं जो घटती है हमारी कोशिश ये रहती है कि तुरंत उसके आरोपी की गिरफ्तारी हो जाए। इसी प्रकार से अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने एक अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया। वो सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए है कि आप मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप किसी प्रकार से अगर आपको कोई असुविधा महसूस हो रही है, आप मार्केट में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं या वर्किंग प्लेस में हैं, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कुछ भी हो रही है, आप तत्काल उसमें अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आपको थाने आने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से एप्लीकेशन का नाम एक बार फिर से बताएंगे ताकि इसमें एक अभिव्यक्ति ऐप है, वो खासकर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। प्ले स्टोर में ये फ्री में डाउनलोड हो जाता है और उसमें आपका एक कुछ जानकारी उसमें देना रहता है कि नाम, एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। और ये हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करें। और अभी हमको देखने में आ रहा है कि अब हम लोग जो डाटा देखते हैं तो उसमें बहुत सारी जो बच्चियां हैं या घर की महिलाएं हैं उसमें अपना जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको शेयर करते हैं। हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि प्रतिदिन उसका हम एनालिसिस करते हैं, जो भी उसमें कंप्लेन आता है उसको प्राथमिकता के आधार पे डे 1 से 2 दिनों के अंदर हम कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उनको एक रिस्पांस मिल जाता है कि हाँ मैंने जो कंप्लेन किया पूरा हो गया। विश्वदीप सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने चूंकि कोरबा से क्या कुछ मिल रहा है, कोरबा क्या दे रहा है, इस पर भी बातचीत की। सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिस पर सरकार सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त कर रही है,
चाहे वो किसान न्याय धन योजना के संदर्भ में हो या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के संदर्भ में हो या बाकी तमाम अलग अलग योजनाएं, इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में कोरबा आज कहाँ आप पाते हैं? जैसा कि आपने बोला कि अभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कई फ्लैगशिप योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, तो आप जैसे उसमें लेना चाहें तो गोधन न्याय योजना है। तो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो जब से ये योजना लॉन्च हुई है तो हम लोग लगभग 4.5 लाख कुंटल से ज़्यादा का हम लोग अभी तक ये खरीद चुके हैं गोबर, और जिसकी राशि लगभग 9.5-10 करोड़ की है। इसके अलावा हम लोग लगभग 1.5 लाख कुंटल का वर्मी बना चुके हैं, और वो जो वर्मी है उसमें से 1,20,000 कुंटल बिक चुका है, जिसकी राशि लगभग 12 करोड़ की होती है। और ये जितना भी गोबर है, ये गोबर हमारे किसानों द्वारा यूज किया जा रहा है। अभी इसी खरीफ सीजन में लगभग 28,000 कुंटल गोबर किसानों द्वारा खरीदा गया है, और जो कि आगे चलकर हमें एक जैविक खेती की तरफ भी ले जाएगा। इसके साथ में जैसा आपने नाम लिया राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, तो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। पहले जब हम 2018-19 में जब ये योजना लॉन्च हुई थी, तब पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 27,000 थी, जो कि अभी पिछले वर्ष तक बढ़ते बढ़ते 45,000 हो गई। जो पंजीकृत धान का रकबा था वो लगभग 45,000 हेक्टेयर था, जो कि बढ़ते बढ़ते 66,000 हेक्टेयर हो गया है। और अब आप ये देख ही रहे हैं कि हर एक एकड़ में लगभग 9,000 रुपये की राशि दी जा रही है किसानों को। और इस साल से शासन ने, पहले तो 15 कुंटल तक की खरीद की लिमिट थी, अब उसको 20 कुंटल कर दिया है प्रति एकड़। तो इस साल हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा किसानों का पंजीयन होगा और ज़्यादा धान का रकबा है वो भी और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ में जैसे बेरोजगारी भत्ता है, तो बेरोजगारी भत्ता में भी लगभग 3,000 से ऊपर जो हमारे बेरोजगार युवा थे उनको प्रोत्साहन राशि, सहायता राशि दी जा रही है 2,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से। और उसके साथ साथ ये भी फोकस है कि वो बेरोजगार ही ना रहें। ये तो एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है ताकि वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें और पढ़ाई कर सकें। लेकिन उसके साथ में जिला प्रशासन अपनी तरफ से हम लोग यहाँ पर उन युवाओं की स्किलिंग भी करा रहे हैं। इसके लिए अलग अलग बैचेस भी तैयार हो गए हैं और ऐसे लगभग 150 लोगों को रोजगार भी दिया जा चुका है। हम लोग इलेक्ट्रीशियन की, टेक्नीशियन की, इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो युवा हमारा बेरोजगार ही ना रहे और उसको बेरोजगारी भत्ते की ज़रूरत भी ना पड़े। तो ऐसे अभी कई लोग हैं, लगभग 300 से 400 लोगों के हम लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको और बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर जिला प्रशासन का भी पूरा फोकस इसी चीज़ पर है कि जो भी शासन की योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका लाभ पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। तो उस दिशा में कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में इस जिले में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और योजनाओं का क्रियान्वयन भी सही ढंग से हो रहा है। ये सुनकर अच्छा लगा। आपने कहा कि सिर्फ बेरोजगारी भत्ता देने पर ही फोकस नहीं है, बल्कि बेरोजगारी कम हो और मिटे, इस पर भी काम कर रहे हैं, खासतौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है और इस तरह की सोच अगर अधिकारियों में होती है तो फिर जिला विकास की तरफ आगे बहुत तेजी से बढ़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने बहुत सार्थक चर्चा यहाँ पर की इस पहले सेशन में, जिसमें खासतौर पर विकास पर, कानून व्यवस्था को लेकर और वनों के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या किए जाने की जरूरत है, तमाम चीज़ों पर बातचीत की। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।